अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं आपके पास ऑस्ट्रेलिया से हाजिर हूँ पॉडकास्टर के प्रोग्राम को लेकर। मेरे साथ पाकिस्तान से आज मियाँ ताहिर तशरीफ रखते हैं। हमारे दूसरे दोस्त मियाँ खलील साहब आज छुट्टी पे हैं। जो बड़े मौज़ूआत हैं उनमें एक बड़ा मौजू बाबरी मस्जिद के हवाले से है, और दूसरा मौजू जो है वो पाकिस्तान के इंतखाबात और अडियाला के हवाले से मामला है। तो पहले चलते हैं कुछ थोड़ा सा हम अयोध्या और बाबरी मस्जिद की तरफ। आपको इल्म ये है कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा तनाज़ा था जो कि 4 साल पहले इन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो था, एक कंट्रोवर्शियल जो था, वो हिंदू जो थे उनके हक में दे दिया। और वहां पे बाबरी मस्जिद को गिरा के उन्होंने ये कहा कि जी आप यहाँ पे अयोध्या का राम मंदिर तामीर कर दें। और मुसलमानों को उन्होंने तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक धनी राम जगह है, वहां पे या धनीपुर जगह है, उसके करीब 25 एकड़ की का जी के अलाट कर दें और वहां पे एक मस्जिद को बना दिया जाए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की नाम की मस्जिद। अब वो मस्जिद ना तो अभी शुरू हुई है, और खैर वहां के लोग भी मायूस हो चुके हैं कि मस्जिद तो बनने की नहीं है। लेकिन राम मंदिर का उन्होंने इफ्तिताह कर दिया, और इफ्तिताह करते हुए जो मोदी ने बातें कही हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट है इस एंगल से कि उससे बड़ा वाज़ेह तौर पे उनका ये जो एक नजरियाती हिंदुत्व का कह लें या आरएसएस का कह लें, एक एजेंडा जाहिर जाहिर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी हम एक तो मुल्क हमारा कई सदियों की ज़हनी गुलामी से बाहर आ गया, और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि हमने नए 1000 साल की जो है वो बुनियाद यहाँ पे रखी है, और अब इंडिया यहाँ से आगे प्रोग्रेस करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब बाकी जो अकलियतें हैं वहाँ पे, गैर मजहबी अकलियतें हिंदुस्तान की, जिनमें मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या दूसरे और मजाहब हैं, तो उनके लिए फिर जगह बहुत शायद कम होती जाए। तो ये एक उनका ऑफिशियल प्रोपेगेंडा भी है, और शायद वो इसको टो भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि। और दूसरा इलेक्शन के हवाले से ज़ाहिर है वो करीब है उनके, शायद इसी साल है। तो इन इलेक्शन में डेफिनेटली उनको इसका बहुत बड़ा एक्सपेक्ट, वो ऑलरेडी ज़ाहिर है वो इसकी तरफ जाते हैं। लेकिन अब शायद इसके बाद राम मंदिर के इफ्ताह के बाद उनको और भी बहुत ज्यादा, लेकिन इसका जो नतीजा गलत निकलेगा ये है कि और जो मुस्लिम ये बातें हैं, मथुरा की बात का है, मुसलमानों की जो मस्जिद है, और एक दो और मुकामात हैं, वहां पे भी उनकी नजर है। वहां पे भी वो कहते हैं यहाँ पे भी जी हमारे कोई और जो हैं उनके जो मजहबी रहनुमा है वो पैदा हुए, तो वो उनका ख्याल ये है कि उनको बेअब गिराया जाए। तो ये एक अनएंडिंग सिलसिला है। तो बहरहाल देखें कि दुनिया को ये एक बहुत बड़ी आबादी जो है एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर ऑलरेडी दाखिल हो चुकी थी, अब इसको वो मजीद बढ़ावा दे। तो हालात बहरहाल दुनिया के, मैं ये समझता वैसे इंसान तमाम जगह मुश्किलात में है, इंसान आम इंसान मुश्किलात में है, चाहे वो किसी मजहब से भी तल्लक रखता। तो खसूसन जाहिर है अब दुनिया में इस वक्त मुसलमान ज्यादा कमजोर है, के लिए मुश्किल ज्यादा है, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो इराक हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हिंदुस्तान हो। तो इस तकलीफ दे मामले के साथ अब हम मियाँ ताहिर साहब की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं कि जनाब, एक तो बताइए कि पाकिस्तान में इलेक्शन के अहवाल कैसे हैं, और अडियाला के अंदर जनाब इमरान खान साहब के भी जो मामला चल रहे हैं वो कैसे हैं। तो जनाब मियाँ ताहिर साहब। जनाब, देखें जी, जिस तरह आपने वहाँ का जिक्र किया मोदी का कि वो इलेक्शन आने वाले हैं, तो बेसिकली तो आपने सही कहा कि ये तो इलेक्शन स्टंट है। उसने जिस तरह से भारत को हिंदू भारत में तब्दील कर दिया और आज जो उसने ऐलान किया है अपनी आज़ादी का,
दरअसल उसके पीछे एक ही मकसद है, वो अपनी मकबूलियत को बरकरार रखना, हिंदू वोट को रखना अपने पास। और जो हमें पिछले कोई 4 रियासतों में इससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं, तो नज़र यही आ रहा है कि मोदी इलेक्शन जीत जाएगा और ठीक ठाक अक्सरियत से जीतेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगा। तो इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी होता है। ये मैं इम्पैक्ट और तरह से बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान आमतौर पे भारत का इम्पैक्ट लेता नहीं है इलेक्शन में। यानी कि हमारे इलेक्शन जो हैं वो कभी भी भारत के साथ ताल्लुकात या हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात पे नहीं लड़े जाते। इंडिया में मुसलमानों की के खिलाफ नफरत और पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां जो है वो जरूर बिकता है वहां पे। और जो इसको लेके चलता है, जाहिर है वो बीजेपी लेके चलती है तो वो उसको कैश करवाती है। तो अब सूरत हाल कुछ जो हमें एमर्ज होती नजर आ रही है, और जो जिस पे कुछ आईब्रोज जो हैं वो उठी हैं, वो ये है कि मोदी अगर री इलेक्ट हो जाता है और ख़ास तौर पे अक्सरियत के साथ हो जाता है, खासी अक्सरियत के साथ जो कि नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो बड़ा इम्पैक्टफुल होंगे। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान में क्या होना चाहिए? तो जो हमें इतलात मिल रही हैं, मैंने पीछे अपने एक प्रोग्राम में आपके साथ बात की थी कि जो लोग नवाज शरीफ को माइनस करना चाह रहे थे, अब वो उनको प्लस करने के लिए खुद मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो उसमें एक वजह ये भी है, आज मतलब इसका चूंकि जिक्र आ गया तो मैं बता रहा हूँ कि एक वजह ये भी है कि मोदी को टैकल करना है तो वो नवाज शरीफ ने करना है। वरना मोदी जो है ना वो सर चढ़ के बोलेगा। मोदी एक जादू का नाम है सो फार, और वो सर चढ़ के बोलेगा और सर चढ़ के बोल रहा है। वो अमेरिका बहादुर और पूरी दुनिया जो अमेरिकी ब्लॉग है उसके साथ है। इवन रशिया ब्लॉग भी उसके खिलाफ नहीं है। और वो बहुत बड़ी इकानमी है, और इमर्जिंग इकानमी से मेरा ख्याल है कि अब वो स्टैब्लिश इकानमी में तब्दील हो रही है। तो दुनिया तो उसके साथ ही देगी। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बना सकता है मोदी, अगर हम अ, ऐसा कोई इंतजाम नहीं करते कि जो आने वाले दिनों में नॉर्मलाइजेशन को फरोग दे। तो वो नवाज शरीफ के अलावा कोई नहीं दे सकता। आपने देखा कि जब वो नवाज शरीफ मुल्क में आए हैं तो पहले जलसे में, पहली तकरीर में उन्होंने इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया था। तो एक तो ये इम्पैक्ट उसका आने वाला है। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ के साथ अभी भी कोशिश की जा रही है कि खेल खेला जाए। लेकिन अब मसला ये है कि एक तो इंडिया का मैंने बता दिया, और एक और हमारा हमसाया दोस्त मुल्क, नाम नहीं लेता उसका, उसने भी तकरीबन वाज़े अंदाज में ये कह दिया है कि नवाज शरीफ आएगा तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे, वरना ताल्लुकात उसी लेवल पे रहेंगे जिस लेवल पे हैं। तो ये भी एक मसला है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मसला है वो जो, क्या उसे कहते हैं जी, छिपकली ना निगली जाए ना हाँ आ, जी, हाँ जी, जुंदर कहते हैं ना ना। उगली जाए ना निगली जाए, हाँ जी। वो है वो इमरान। कहते हैं कि सांप के मुंह से चुंदर हो तो वो फिर ना आगे निकल सकता है ना बाहर। ना उसको निकाल सकता है। तो वो अब यहाँ पे सांप तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन छछूंदर भी उसको नहीं कहूंगा इमरान खान को। लेकिन वो इनके गले का जो हार बन गया है वो इमरान खान है, और गले दो हैं। अब हर कोई दूसरे के गले में डाल रहा है, डालना चाहता है। नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को जो जो सजाएं होनी है वो उसके इक़्तिदार में आने से पहले पहले हो जाए, ताकि उस पे इसका कोई बार ना आए और ये ना हो कि मेरी हुकूमत में मैंने सजाएं दी हैं। तो दूसरी तरफ जो अब तक उसको पकड़ के ला के जहां तक पहुंचाने वाले हैं, उनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के होते हुए हो जाए, ताकि ये वजन थोड़ा तकसीम हो जाए, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही निशाना ना बने। जाहिर है कि इमरान की बहुत बड़ा कल्ट है, बहुत बड़े उसके लोग हैं, उसके हामी हैं। तो उनकी अगर कोई नफरत या तनकीद होती है तो उसका निशाना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ना हो, ये भी शेयर करें।
जिन्होंने आगे इक़्तिदार लेना है। तो इस वक्त जो है ना वो ये सबसे दोनों तरफ से शदीद ख्वाहिशात चल रही हैं और इसका इजहार भी किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने ये कहा है, पैगाम पहुंचाया है कि आप इस कार्रवाई को तेज करें, जो जो केस हैं उसको जहां तक लेके जाना है उनको लेके जाएं, और उनकी जो जो सजा आपने सुनानी है नहीं सुनानी है वो आपकी मर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक केस लगा हुआ है, साइफर केस। अडयाला जेल में आजकल उसकी हेयरिंग हो रही है। मैंने बहुत पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि साइफर एक ड्रामा था, साइफर एक ड्रामा ही साबित होगा। ड्रामा इस लिहाज से था कि साइफर था ही कुछ नहीं, ये एक रूटीन की खतो खताबत थी जो मुल्कों के दरमियान चलती रहती है। अगर किसी अमरीकी ने ये बात कह दी कि जी इमरान खान जो है ना वो हमारे हक में नहीं है, तो पता नहीं माजी के कितने हुक्मरानों के बारे में अमरीकियों ने ये कलमात और अल्फाज कहे होंगे। इमरान ने उसको पकड़ के डंका बजाना शुरू कर दिया जी कि मैं अमरीका मुखालिफ हूँ। अच्छा, अब ये हुआ है कि साइफर शाइफर भी हो गया, अमेरिका मुखालिफ बयानिया भी बन गया, डट के खड़ा कप्तान भी हो गया, एब्सोल्युटली नॉट भी हो गया, सारे ट्रेंड बन गए। लेकिन हमने देखा कि फिर जब अमेरिका ने यहाँ पे एक अरसे के बाद अपना सफीर लगाया, एक अरसा तक तो सफीर पाकिस्तान में नहीं रहा, कोई सेकंड इन चार्ज जो था वही मामला चला रहा था, तो उसके आते ही पूरी की पूरी पीटीआई लेट गई और उन्होंने दौरे शुरू कर दिए जो उस वक्त की हुकूमत थी। हालांकि इमरान खान तो इक़्तिदार से निकल चुके थे, लेकिन केपी में उनकी हुकूमत थी, तो उनके वज़ीर आला ने पूरे केपी के दौरे कराए, गाड़ियां ली, गाड़ियां बांटी, पता नहीं क्या क्या हुआ, और इमरान खान से बात भी कराई उनकी। फिर ये कि ये जो फवाद चौधरी हैं ये क्यों जेल में है, तो जब हमने इसका पता करवाया तो बहुत सी कहानियां पता चलती रही, लेकिन अल्टीमेटली जिस कहानी में ज्यादा वजन हमें मिला है वो ये है कि ये अमरीकियों से राब्ते में था और अमरीकियों के साथ मिलके उनको सारी बातचीत बता रहा था और पार्टी के मामला सीधा करने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से उसको फिर डक दिया गया, यानी कि उसको कैद कर दिया गया कि ना ये बाहर निकले, ना ये हरकतें करे। अब आजकल बड़ा गुमसान का रन है। अमरीकी अपना पूरा वजन जो है वो साइफर के केस में इमरान खान के पलड़े में डाल चुके हैं, और जितने ब्यूरोक्रेट हैं वो आज, जैसे आज दो फॉरेन सेक्रेटरीज, फार्मर फॉरेन सेक्रेटरीज के आज बयान कलमबंद हुए। एक सुहेल महमूद हैं और दूसरे यूसुफ नसीम खोखर हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि आजम खान ने भी 2 दिन पहले एक बयान रिकॉर्ड करवाया और उसमें वो अपने पुराने बयान से जुज़वी तौर पे मुनहरफ हुए, और जो वो जिस चीज़ों से वो मुनहरफ हुए उसके बाद उन्होंने इमरान खान से उसकी मुलाकात भी हुई और उसने इमरान खान के कानों में बातें भी की और एक दूसरे को शाबाश उसने वो जो आजम खान है जो फार्मर्स इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसको इमरान खान ने शाबाश भी दी उसके पेट पे हाथ मार के। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान ने सीक्रेट आउट किया और मुल्क की सलामती के साथ खेला और एक बेबुनियाद बयानिया बनाया। ये है केस। दूसरी तरफ अच्छा ये साबित हो चुका है वैसे कि ये बेबुनियाद बयानिया था, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी साबित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था कि इस बिना पे किसी को कोई असेंबली नहीं तोड़ी जा सकती, और जो असेंबली तोड़ी गई इसे बुनियाद बना के वो बेसिकली कानून शिकनी, आइन शिकनी थी बल्कि। अच्छा, अब ये कि ये सीक्रेट आउट किया गया और वो कौमी राज अपने पास रखने के काबिल नहीं है और इस पे केस करना चलना चाहिए, तो ये इस मामले में अमरीकी जो हैं वो बड़े कंसर्न्ड हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि देखें हमारे खिलाफ जो होना था वो हुआ। बाद लोग तो कहते हैं वो भी उनकी मर्जी से हुआ, पूछ के किया गया। वो हमारे नवाब वक्त की पेशानी में लिखा होता था ना कि जाबर जाबिर सुल्तान के सामने कलमा कलमा हक। कलमा हक। ठीक है, तो हम मतलब उस वक्त भी कुछ लोग आप जैसे जो नाकिद थे वो कहा करते थे कि जाबिर हुक्मरान से पूछ कर कलमा हक।
तो ये जो बयानिया बनाया गया है, वो भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जाबर हुक्मरान अमेरिका से पूछ कर ये बयानिया बनाया गया। और बड़ी बड़ी मिसालें लोगों ने दी, जमाल अब्दुल नासिर की मिसालें दी और पता नहीं क्या क्या। खैर, मैंने भी उनका जिक्र किया था आपके एक प्रोग्राम में। तो अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी जो हैं वो इन अफसरों को दाना डाल चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि अफसर तो अफसर होता है, और वो बाबू जो होता है वो कभी भी बड़ी सरकार के दूर नहीं जा सकता। तो उन्होंने सबको पैगाम दे के ये इस चीज़ पे राम कर लिया है कि आप लोग इस मामले में इमरान खान के खिलाफ बयान उस लेवल पर नहीं देंगे कि जिससे उसको सजा हो, और अल्टीमेटली अमेरिका इस मामले में रजिस्टर्ड हो जाए किसी सजा की सूरत में। हाँ। अब मुखालफिन तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं वो उतना कुछ नहीं कहना चाह रहा। मुखालफिन कह रहे हैं कि उनका एसेट है अमरीकियों का इमरान खान, लेकिन हमारे तो मुल्क का लीडर है, तो मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो इस मुल्क में रह रहा हूँ। तो बहरहाल अमरीकी अपना वजन डाल चुके हैं उस पलड़े में, और इस बात का बखूबी इल्म है इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। और आज भी यही हुआ कि आज जब गवाहान पेश अपनी गवाही दे रहे थे, तो शाह महमूद कुरैशी बीच में कूदे, उन्होंने आके प्रोसिक्यूटर को ठीक ठाक सुनाई और शटअप कॉल दी, और फिर इमरान खान भी आ गए और उन्होंने भी आके, तो अच्छी खासी उन्होंने वहाँ पे एक लड़ाई का समा था। और मीनवाइल जब इमरान खान ने फिर इस बात पे मज़ीद तकरीर करने की कोशिश की मीडिया को इशारा करके, तो बीच में जेलर कूद पड़ा, और जेलर ने कहा कि बस ये नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर सहाफियों को निकाल दिया गया, धक्के नहीं मारे गए, बाहर निकाल दिया गया कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग है, जलसा नहीं है, यहाँ सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो ये आज की कार्रवाई रही, और इसका जो मैंने बैकग्राउंड है आपको बता दिया है। तो अब देखें कि ये हार किसके गले में पड़ता है और कौन इसको लेके चलता है, और किसकी किस्मत में होता है कि वो इस हार को लेके चले। लेकिन मियां साहब ने बड़ा में सरासर जो है वो डिटेल बताई इंडिया की, और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है अमेरिका के हवाले से साइफर का। तो इसके साथ ही मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।